नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अरविंद सर में। दोस्तों, जैसे कि लेसन नंबर 7 जो था उसमें हमने इन सेंटर के बारे में, अंतः केंद्र के बारे में डिस्कस किया था। और इन सेंटर पर डिस्कस करने से पहले मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में 3 कोण होते हैं, 3 एंगल होते हैं। और किसी भी कोण को यदि कोई भी लाइन 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दे तो वो लाइन कहलाएगी कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर। तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो तीनों कोणों के द्विभाजक जहां एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करेंगे तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा? इन सेंटर कहलाएगा, अंतः केंद्र कहलाएगा। अंतः केंद्र के लिए और ज़्यादा चीज़ें क्या हैं, क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों के द्विभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु इन सेंटर कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। दूसरा मैंने ये बताया कि अंतः केंद्र पर इन सेंटर पर जो भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री प्लस अपोजिट एंगल का हाफ होता है। ठीक है, 90 डिग्री प्लस अपोजिट एंगल का हाफ होता है। तीसरा मैंने ये पॉइंट बताया था कि अंतः केंद्र की कोई भी इन सेंटर है, ट्राइंगल का इन सेंटर है अंतः केंद्र की, उस ट्राइंगल की तीनों साइड से जो दूरी होती है वो दूरी बराबर होती है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो साइन फॉर्मूला और सरकम सेंटर से मिलकर बना है। साइन फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ कहाँ हमें साइन फॉर्मूला यूज करना होता है, ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। और सरकम सेंटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि साइन फॉर्मूला होता क्या है, फिर हम ये प्रूव करेंगे कि साइन फॉर्मूला आया कैसे है, फिर हम ये प्रूव करेंगे कि साइन फॉर्मूला से हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन में साइन फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये सारी की सारी बातें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, थोड़ा सा स्टूडेंट समझें और समझ के चीजों को करने का प्रयास करें। देखो बेटा, आपकी स्क्रीन पर कोई भी एक ट्राइंगल है एबीसी, इसको नाम दे रखा है। ये एबीसी एक ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। ये एबीसी इसके 3 कोण हैं। ए के सामने की साइड स्मॉल ए, एंगल बी के सामने की साइड को स्मॉल बी लिख दिया और एंगल सी के सामने की साइड को स्मॉल सी। तो साइन फॉर्मूला क्या कहता है कि आप साइड ए ले रहे हो और इसके सामने का एंगल यदि ए है तो ए अपॉन में साइन ए, बी ले रहे हो इसके सामने का कोण बी है तो बी अपॉन में साइन बी, और सी एंगल ले रहे हो और इसके सामने की साइड सी है तो सी अपॉन में साइन सी। ये आपका साइन फॉर्मूला है। कैसे अप्लाई करना है, कहाँ काम में आएगा, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कोई भी एक ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को ए बी सी नाम दे दिया है। ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए के सामने की साइड स्मॉल ए, बी के सामने की साइड स्मॉल बी, सी के सामने की साइड स्मॉल सी। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि स्मॉल ए अपॉन में साइन ए इज इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन में साइन बी इज इक्वल टू स्मॉल सी अपॉन में साइन सी होगा। ये फॉर्मूला है हमारा साइन फॉर्मूला। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये हमने कैसे लिखा है, फिर मैं ये बताऊंगा कि इसके यूज क्या है। सारी बातों पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगी साइन फॉर्मूला आया कैसे है। तो ये कोई भी एक ट्राइंगल मैंने ले लिया और इस ट्राइंगल को एबीसी नाम दे दिया। एबीसी एक ये ट्राइंगल है, 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंधाकृति है। ये शीर्ष ए है, वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स ए शीर्ष ए के सामने की साइड ये बीसी है। मैंने इस वर्टेक्स ए से सामने वाले साइड बीसी जो है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, एक लंब डाल दिया, ए इसको डी नाम दे दिया। एडी जो है वो इस बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब एडी जो है वो बीसी के ऊपर बिल्कुल सीधा खड़ा है। तो आप ये कह सकते हो कि एडी जो है वो हमने परपेंडिकुलर लिया है, किस पर? बीसी पर। देखो अब आप एंगल ए के सामने की साइड को स्मॉल ए बोल देते हो, बी के सामने की साइड को स्मॉल बी और सी के सामने की स्मॉल सी नाम दे देते हो। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं पहले कि कोई भी एक ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है तो हम इसे राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल की जो ये तीनों साइड हैं, समकोण त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं, इनके नाम दिए गए हैं। और वो नाम कैसे दिए गए हैं? ये 90 डिग्री का कोण है तो इसके सामने की साइड को हाइपोटेनियस बोला जाता है, कर्ण बोला जाता है। आप यदि इस एंगल पे काम कर रहे हो, एंगल के सामने की साइड यदि ये है तो किसी भी एंगल पे काम कर रहे हो, इस एंगल पे सामने की साइड परपेंडिकुलर कहलाती है, लंब कहलाती है। एक परपेंडिकुलर लंब हो गई, एक हाइपोटेनियस कर्ण हो गई और ये बची हुई तीसरी साइड को बेस बोला जाता है, ये आधार होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइडों के नाम दिए जाते हैं।
अब मैं बात करूं कि साइन जो है, साइन एक रेशियो होता है, आपने लाल बटा कक्का में कभी पढ़ा होगा कि साइन एक रेशियो होता है किसका, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का एक रेशियो होता है, लंब और कर्ण का एक रेशियो होता है। परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से डिवाइड कर देंगे तो साइन निकल के आ जाएगा। तो आप बता सकते हो कि साइन जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का एक रेशियो होता है। ये बात हमने बचपन में पढ़ी है, हमें ये बातें आती भी हैं। चलो फिर भी मैं हमेशा इसी तरीके से काम करता हूं कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता, हो सकता है आप लोगों को सब कुछ आता है, मैं भी ये बात जानता हूं। देखो ये ट्रायंगल एबीडी ट्रायंगल जो है, सबसे पहले मैंने ट्रायंगल एबीडी लिया, ट्रायंगल एबीडी। तो दोस्तों एबीडी ट्रायंगल जो है, इस एबीडी ट्रायंगल में हम क्या करने वाले हैं, आप देखोगे कि इस एबीडी ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है और ये एबीडी ट्रायंगल है, इसको हम ऐसे रेड से ऐसे मार्क कर देते हैं, रेड लाइन से, ताकि आपके दिमाग में ऐसा इमेज बनी रहे, ये एबीडी ट्रायंगल है। और इस एबीडी ट्रायंगल में ये जो एक एंगल बी है, ये एंगल बी है, मैं यदि इस एंगल पे कुछ भी कर रहा हूं डिस्कस, तो इस एंगल के सामने की साइड ये परपेंडिकुलर है और ये जो है ये एक तरीके से परपेंडिकुलर लंब जो लिया है, तो किसी भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है तो हमने इसको हाइट नाम दे दिया स्मॉल h। अब मैं इस एबीडी ट्रायंगल के लिए देखूं तो इस एबीडी ट्रायंगल के लिए एंगल बी के सामने की साइड ये परपेंडिकुलर कहलाएगी, लंब कहलाएगी, 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनियस कहलाएगी। तो आप ऐसा लिख सकते हो दोस्तों, इस एबीडी ट्रायंगल में यदि आप साइन बी लिखना चाहते हो तो साइन बी इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर स्मॉल h और हाइपोटेनियस क्या होगा, 90 डिग्री सामने की साइड जो कि क्या है c। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, h इज इक्वल टू सी को इधर भेज दूं तो h इज इक्वल टू सी साइन, h इज इक्वल टू सी साइन b, ऐसा बोल सकते हैं। और इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया है हमने, कोई दिक्कत। चलो अब मैंने इस वाले ट्रायंगल को लिया, ये ए सी डी, इस ए सी डी, ये ए सी डी ट्रायंगल है, ऐसा सा हमने ब्लू लाइन से इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। इस ए सी डी ट्रायंगल में ये है एंगल सी और इस एंगल पे मैं काम कर रहा हूं तो इसके सामने की साइड ये परपेंडिकुलर हो गई है, लंब हो गई है और 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनियस हो गई है। तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल एसीडी में, ट्रायंगल एसीडी में, इस एसीडी ट्रायंगल में ये एंगल सी जो है इसका साइन फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर एच है और हाइपोटेनियस इसमें स्मॉल बी है। अब मैं क्या बी को इधर भेजूं तो बी इज इक्वल टू क्या मैं एच साइन सी लिख सकता हूं, b इज इक्वल टू क्या मैं h साइन c लिख सकता हूं, या फिर मैं कहूं कि ये b इज इक्वल टू नहीं, h इज इक्वल टू b को इधर भेजा है ना, तो h इज इक्वल टू हम कह सकते हैं कि इस वाले ट्रायंगल में स्मॉल h इज इक्वल टू क्या होगा, b साइन c, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया। इक्वेशन 1 भी h को रिप्रेजेंट कर रही है, इक्वेशन 2 भी h को रिप्रेजेंट कर रही है क्या, तो क्या दोनों इक्वेशन को हम बराबर लिख सकते हैं क्या, तो b साइन c इज इक्वल टू c साइन b हमने लिख दिया, c साइन b। यहां से c, ये साइन b इसके नीचे लेके आ गया और साइन c इसके नीचे भेज दिया, तो क्या b अपॉन में साइन b इज इक्वल टू c अपॉन में साइन c आएगा क्या, और यही हमें प्रूव करना था, यही साइन फॉर्मूला होता है। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि a अपॉन में साइन a कहाँ है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आपने यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डाला है, यहां से a से परपेंडिकुलर डाला है और b और c एंगल सामने आ रहे हैं, तो जो हमारी इक्वेशन आई है वो b और c में आई है। यदि आप यहां से परपेंडिकुलर डालते, यहां से लंब डालते, तो मतलब a और c पर आप लंब डाल रहे हो तो जो इक्वेशन आती वो a और b के बीच में आती। आप यदि यहां से परपेंडिकुलर डाल रहे हो, यहां से लंब डाल रहे हो, तो a और c पर आया है ये, तो यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो इक्वेशन जो आएगी ना वो हमारी a और c के बीच में आएगी। तो हम कहीं एक से भी प्रूव कर सकते हैं, ये बात हमारी प्रूव हो गई है कि कोई भी ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में यदि हमें उसकी साइड दे रखी है और उनके सामने के एंगल दे रखे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि ABC ट्रायंगल है तो एंगल साइड A है तो A अपॉन में साइन A, B अपॉन में साइन B और C अपॉन में साइन C, यही साइन फॉर्मूला है। ये मैंने आपको प्रूव करना सिखाया है, मेरा विश्वास है कि आप लोग इसको जरूर सीख गए होंगे। अगले पॉइंट पर अब हम चलेंगे। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट देखो दोस्तों क्या है कि जैसे जब कोई भी एक ट्रायंगल होता है, कोई भी एक त्रिभुज है,
उस ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना है। तो कभी तो हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं हीरोज फॉर्मूला से, हीरोज फॉर्मूला जो अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी है। कभी क्या है, ट्राइंगल का एरिया यदि हमें हाइट दे रखी है और बेस दे रखा है तो ट्राइंगल का एरिया हम निकालते हैं 1/2 बेस इंटू में हाइट से। कभी हम ट्राइंगल का एरिया किस तरीके से निकालते हैं, जब कोई भी ट्राइंगल में हमें 2 साइड दे रखी है पास पास की और उनके बीच का एंगल दे रखा है, कोई भी 2 साइड दे रखी है उनके बीच का एंगल दे रखा है, तो हम उस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। देखो आपके इस स्क्रीन पर एक ट्राइंगल ABC है, इसमें ये साइड x है और ये साइड y है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये हमें थीटा दे रखा है। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया निकलेगा वो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 इन दोनों साइड को मल्टीप्लाई करके और बीच का जो एंगल है उसको हमने साइन के फॉर्म में लिख दिया, साइन थीटा। साइन थीटा तो साइन थीटा, 30 डिग्री होता तो साइन 30, 40 डिग्री होता तो साइन 40। तो मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी एक ये ट्राइंगल है, ये साइड आपको 4 दे रखी है, ये साइड 5 दे रखी है और इन दोनों के बीच में जो ये एंगल है ये हमें 60 डिग्री दे रखा है। अब कोई आपको ये कह दे कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या बनेगा, तो आप इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे, 1/2 ये जो पास वाली साइड है 4 और 5 इनको मल्टीप्लाई कर दो और बीच में जो एंगल है इसका साइन फॉर्म लिख दो, तो साइन 60। तो दोस्तों 2 से ये कैंसिल हो गया 2 बार, 2 इंटू में 5 कितना हो गया 10 और इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो √3/2 से इसको कैंसिल कर दिया 5, तो आंसर हमारा बन गया 5√3। ये इसने पूछा है कि इस ट्राइंगल का एरिया बताओ। तो जब कभी भी कोई भी ट्राइंगल है उसकी 2 साइड दे रखी हैं और दोनों साइड के बीच का एंगल हमें दे रखा है, कोण दे रखा है, तो उस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करके और बीच वाला एंगल का साइन फॉर्म, 60 है तो साइन 60, 30 है तो साइन 30। मेरा विश्वास है कि आप लोग ये बात समझ गए होंगे। तो याद रखना कि जब कभी भी कोई भी ट्राइंगल में आपको 2 साइड दे रखे हैं और उन दोनों साइड के बीच का कोण दे रखा है तो उस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, इस तरीके से हम एरिया निकाल सकते हैं। अब बात ये है, जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों कई स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, कि हर चीज का हम प्रूफ क्यों बता रहे हैं, क्या हमें कभी भी एग्जाम में प्रूफ पूछेगा। एग्जाम में कभी भी प्रूफ नहीं पूछेगा, लेकिन आपको यदि हर एक पॉइंट का ये पता है कि ये बात आई कहाँ से है तो आप उस पॉइंट को कभी भी नहीं भूल सकते। इसलिए क्या है कि आप जैसे कोई भी क्वेश्चन में यदि कोई भी पॉइंट अप्लाई कैसे करना है, ये बात कैसे याद रहेगी, तो जब तक आपको हर एक पॉइंट का प्रूफ पता होगा तभी आप इन चीज़ों को सीख पाओगे। तो थोड़ा सा इसलिए हर एक पॉइंट का प्रूफ करना हमें बहुत ज़रूरी है। देखो ये कोई भी एक ट्राइंगल, अब हमें ये प्रूव करना जा रहे हैं कि कोई भी ट्राइंगल है उसकी 2 साइड दे रखी है और बीच का एंगल दे रखा है, तो उसका एरिया 1/2 इंटू दोनों साइड का मल्टीप्लाई और बीच का एंगल है उसका साइन फॉर्म हमने कैसे बनाया। तो देखो इस ट्राइंगल को ABC नाम दे दिया, ये A है, ये B है, ये C है। ए के सामने की साइड स्मॉल ए, मैंने ये वर्टेक्स ए जो है, शीर्ष ए जो है, यहाँ से इसके सामने की साइड BC पर मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया और परपेंडिकुलर को हम नॉर्मली क्या नाम देते हैं, हाइट नाम देते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बना दिया। अब आप मुझे ये चीज बता सकते हो कि इस वाले ट्राइंगल में ये हाइट है और ये यदि मैं बेस मानूं, ए को मैं बेस मानूं, तो क्या इस ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, क्या इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा। तो आप कहोगे सर इसका एरिया तो बड़ा आसान है, 1/2 बेस A है और हाइट H है, इस तरीके से हम एरिया निकाल देंगे। इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। चलो अब ये जो ट्राइंगल है ABD ट्राइंगल, जैसे मैंने इसको D पॉइंट नाम दे दिया, तो ABD ट्राइंगल है ये ABD। मैं यदि B एंगल पे काम कर रहा हूं तो B एंगल के सामने की साइड क्या बनेगी, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने की साइड क्या बनेगी, हाइपोटेनियस। ABC ट्राइंगल था, A के सामने की साइड स्मॉल a, B के सामने की साइड स्मॉल b, C के सामने की साइड स्मॉल c। अब ट्राइंगल ABD के लिए क्या आप ऐसा लिख सकते हो क्या कि ABD ट्राइंगल में, इस ABD ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने की साइड ये हाइपोटेनियस है, एंगल B के सामने की साइड ये परपेंडिकुलर है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि साइन B इजिकल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर H है और हाइपोटेनियस क्या है C। मैं यहाँ से C को इधर भेज दूं दोस्तों, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या H इजिकल टू C साइन B, ऐसा लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया, H इजिकल टू C साइन B। इक्वेशन 2 से H की वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दी है, तो क्या मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ऐसा लिख सकता हूं क्या कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 इंटू A और H की जगह C साइन B, तो क्या AC साइन B हो गया क्या हमें यही प्रूव करना था क्या दोस्तों कि किसी भी ट्राइंगल में यदि एक साइड A दे रखी है, एक साइड C दे रखी है, ये C है ये A है और बीच का एंगल B है, तो हम इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 दोनों साइड को मल्टीप्लाई करके बीच वाला एंगल। याद रखना
जब किसी भी त्रिभुज में यदि आपको दो साइड दे रखी हो पास पास की और उन दोनों साइड के बीच का कोण दे रखा हो तो उस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 दोनों साइड को मल्टीप्लाई करके बीच का एंगल का साइन फॉर्म लगा के हम उस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ये बात हमें प्रूव करनी थी। मेरा विश्वास है कि आप सभी लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए हैं तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भुजा लंब समद्विभाजक, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये पॉइंट क्लियर करने से पहले मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। एक होता है दोस्तों भुजा द्विभाजक, द्विभाजक भी लिखा हुआ होता है, कई जगह समद्विभाजक भी लिखा हुआ होता है, साइड बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर। और दोस्तों एक होता है भुजा लंब समद्विभाजक, लंब द्विभाजक बोल दूं या मैं लंब समद्विभाजक बोलूं, बात एक ही है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भुजा लंब समद्विभाजक क्या होता है और भुजा द्विभाजक क्या होता है, पहले हमें ये क्लियर करना पड़ेगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। तो देखो, मैं भुजा द्विभाजक भुजा समद्विभाजक के बारे में बता रहा हूं कि कोई भी एक ये साइड है, इसको मैंने ए बी नाम दे दिया, इस साइड को ए बी नाम दे दिया। अब आपका मन किया कि आपको इस साइड को दो बराबर भागों में बांटना है, आपका मन किया कि इस ए बी को दो बराबर भागों में बांटना है, तो आप ऐसे कोई भी एक लाइन बना दी, इधर से आ रही है तो इस लाइन ने इस साइड को दो बराबर भागों में बांट दिया, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर हो गया। आपके पास ही बैठे किसी विद्यार्थी ने ये सोचा कि मैं ऐसे नहीं लाके मैं ऐसे लाऊंगा, तो ऐसे भी ला सकते हो। आपके पास में ही एक और स्टूडेंट ने सोचा हम ऐसे नहीं लाके हम ऐसे लाएंगे, ऐसे ला सकते हो। किसी एक तीसरे स्टूडेंट ने सोचा कि हम इसको ऐसे लाएंगे। तो आप ये बताओ कि कोई भी एक लकड़ी का एक टुकड़ा है, उस लकड़ी के टुकड़े को यदि आपको किसी भी कुल्हाड़ी से काटना है तो चाहे आप सीधा लेके आओ, चाहे आप इधर से लाओ, चाहे आप इधर से लाओ, यदि उसने उसके लकड़ी के टुकड़े के दो बराबर भाग कर दिए हैं तो चाहे वो किधर से भी आई है हमें उस बात से मतलब नहीं, मतलब किधर से भी आ सकती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि किधर से भी आ सकती है। तो मुझे ये बताओ कि ये ए बी साइड थी, इस लाइन ने इसको दो बराबर भागों में बांट दिया, तो ये लाइन कहलाएगी भुजा द्विभाजक, मतलब इसने दो बराबर भागों में बांटा है, किसी भी भुजा को दो बराबर भागों में बांट दिया, इसका मतलब ये भुजा द्विभाजक है। तो ये भी भुजा द्विभाजक है, ये भी भुजा द्विभाजक है, ये भी भुजा द्विभाजक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि साइड बाइसेक्टर जो हैं भुजा द्विभाजक हैं, उनकी संख्या कितनी भी हो सकती है। ये कोई जरूरी नहीं कि उनकी संख्या एक ही हो। मेरी बात से एग्री हो? लेकिन दोस्तों मैं आपको ये कहूं कि ये कोई भी एक साइड है और इस साइड को ए बी नाम दे दिया है, ऊपर से एक लाइन आई जिसने इस साइड को दो बराबर भागों में बांट दिया और साथ के साथ 90 डिग्री का कोण भी बना दिया। तो अब बताओ कि ऐसी कितनी लाइन हो सकती हैं? भाई सीधी की सीधी आई है तो सीधी तो एक ही हो सकती है। यदि आप ऐसे लोगे तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से ज़्यादा बनेगा। यदि आप ऐसे ले रहे हो तो ये एंगल 90 नहीं रह के 90 से ज़्यादा बनेगा। लेकिन आप देखो कि कोई ऐसी लाइन खींची जिसने इस साइड को दो बराबर भागों में बांट दिया और उस पर 90 डिग्री का कोण भी बना दिया, तो ये जो लाइन है ये कहलाएगी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भुजा लंब समद्विभाजक। अब हम कह सकते हैं कि एक साइड है तो उसका भुजा लंब समद्विभाजक, उसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिर्फ एक ही हो सकता है। साइड बाइसेक्टर खूब सारे हो सकते हैं लेकिन साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिर्फ एक ही होगा। तो यदि कोई भी एक साइड है तो उसका एक साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम खींच सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल। यदि दोस्तों मेरी बात क्लियर है आपके दिमाग में, यदि मेरी बात बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर है तो मैं अब आपको ये सिखाना चाहता हूं। देखना बड़े ध्यान से, इस पॉइंट को देखना कि ये कोई भी एक साइड थी, कोई भी एक साइड हमने ली है, ये कोई भी एक साइड है, ये ए बी एक साइड ले ली हमने, ए बी एक साइड ले ली है। अब मैंने क्या किया कि ऊपर से एक ऐसी लाइन खींच दी है, ऊपर से एक ऐसी लाइन खींची जिसने इस साइड को दो बराबर भागों में बांट दिया। ये टुकड़ा बराबर है तो ये क्या कहलाएगा? साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा। ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा। ठीक है। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से आपको समझना है, तभी आप सर्कमसेंटर बना पाओगे। हमें याद करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट पूरी तरीके से हम क्लियर करेंगे। देखो ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में मैंने यहां पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया P, ये P पॉइंट ले लिया। अब P से मैंने B को मिला दिया और P से मैंने A को मिला दिया।
अब आपके सामने दो ट्राइंगल बन गए हैं, एक ट्राइंगल 1 है और ये ट्राइंगल 2 है। अब आप एक चीज बताओ कि कोई भी एक ट्राइंगल ऐसे है और एक ट्राइंगल ऐसे है, ये 90 है, इसमें भी 90 है, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है। अब मुझे बताओ दोस्तों कि इस ट्राइंगल में ये साइड थी, आपने इस वाली ये जो साइड है इसके ऊपर रखी, तो यदि ये दोनों बराबर हैं तो बाहर से देखने पर एक ही दिखाई देगी, ठीक है। फिर ये जो ऐसे ये दूसरी साइड है, ये जो दूसरी साइड है, आपने ये भी ये और इस ट्राइंगल की इस दूसरी साइड ये इसके बराबर है, इसको यहां से उठा के आपने इसके ऊपर रखा तो बराबर है, तो ये एक ही दिखाई देगा। और दोनों बिल्कुल 90 डिग्री पर ऐसे टिकी हुई हैं, तो क्या मुझे ये बताओ कि ये जो तीसरी साइड है, ये तीसरी साइड इसके बराबर होगी क्या? कोई भी एक ट्राइंगल में, किसी एक ट्राइंगल में यदि किसी एक ट्राइंगल के ऊपर हम दूसरा ट्राइंगल ला के रखते हैं और बाहर से हमें सिर्फ एक ही ट्राइंगल दिखाई देता है, तो वो दोनों ट्राइंगल कहलाते हैं सर्वांगसम। आपने इसके ऊपर इधर से उठा के ये रख दिया, इसके ऊपर इधर से उठा के ये रख दिया और इसको 90 पे सेट कर रखा है और यहां भी 90 पे सेट कर रखा था, तो मुझे बताओ कि क्या ये दोनों ट्राइंगल सर्वांगसम होंगे? क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? सर्वांग समता का साइन है, जब हम आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो ये दोनों ट्राइंगल सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम का मतलब है कि सारे अंग एक समान, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि सारे अंग एक समान। जब कभी भी एक त्रिभुज के ऊपर हम दूसरा त्रिभुज रख देते हैं और बाहर से यदि हमें एक ही ट्राइंगल दिखाई देता है, एक ही त्रिभुज दिखाई देता है, इसका मतलब दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांगसम हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताओ दोस्तों, आप अपने डायग्राम को देखकर ये चीज क्लियर करो कि आपके डायग्राम में आपने एक पॉइंट, ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट P ले लिया है ना। अब मुझे बताओ कि दो ट्राइंगल बन गए, 1 और 2। इस दोनों ट्राइंगल में ये साइड तो दोनों के लिए कॉमन है, तो आप कहोगे बिल्कुल कॉमन है, तो जितनी इसमें काम आएगी इतनी इसमें काम आएगी। इसके बराबर ये इसलिए है क्योंकि ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री का कोण भी बनाता है और दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। तो इस वाले 1 नंबर ट्राइंगल और 2 नंबर ट्राइंगल में आपने देखा ये दोनों में कॉमन है, इसके बराबर ये है, इसका मतलब बचा हुआ ये और ये दोनों भी बराबर होंगे। तो दोस्तों क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि PA = PB? क्लियर है मेरी बात? नहीं भी क्लियर है तो अगले पॉइंट में देखो, यहां पे मैंने पॉइंट ले लिया Q, अब Q से B को मिला दिया, Q से A को मिला दिया, तो क्या आप कह सकते हो कि QA = QB? कह सकते हो बिल्कुल। यहां पे कोई भी पॉइंट ले लिया R से मैंने इस B को मिला दिया, R से मैंने इस A को मिला दिया, तो क्या ऐसे लिख सकते हो आप RA = RB? बिल्कुल होगा। अब इस पॉइंट का निष्कर्ष क्या है, रिजल्ट क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। आपने देखा कि ये वर्टेक्स है, ये मतलब A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और यदि त्रिभुज बनेगा तो ये वर्टेक्स हो जाएंगे, शीर्ष कहलाएंगे। आपने देखा कि साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भुजालंब समद्विभाजक के ऊपर कोई भी पॉइंट लेते हैं, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट की दोनों वर्टेक्स से दूरी जो है वो बराबर होती है। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर यदि हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट की उस साइड के दोनों एंड पॉइंट थे, उन एंड पॉइंट से जो दूरी है वो हमेशा बराबर होती है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, क्योंकि हम सर्कम सेंटर बनाने जा रहे हैं। आपको खुद सर्कम सेंटर बनाना है, मैं आपको सिर्फ सिखाना चाहता हूं। आपको एक पॉइंट सिखाया मैंने कि साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट की उस साइड के दोनों एंड पॉइंट से जो दूरी होगी वो हमेशा बराबर होगी। इस बात को हमेशा याद रखना। यदि इस बात को आप याद रख पाते हो तो अगला पॉइंट अब मैं आपके सामने एक बार बता रहा हूं। मुझे ये बताओ कि कोई भी एक साइड है तो कितने साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, भुजालंब समद्विभाजक होंगे? तो आप कहोगे एक ही होगा। चलो अब मैं बात करूं कि यदि कोई भी एक ट्राइंगल है, त्रिभुज है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तो आप कहोगे सर 3 भुजाएं होती हैं। एक भुजा है तो उसका एक साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भुजालंब समद्विभाजक हो गया। 2 होंगी तो उसके 2 साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 2 भुजालंब समद्विभाजक होंगे। यदि 3 होंगे तो उसके 3 भुजालंब समद्विभाजक होंगे। तो त्रिभुज में कितने भुजाएं होती हैं? 3। तो इसका मतलब उसके कितने साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे? तो आप कहोगे उसके 3 साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। और तीनों साइड परपेंडिकुलर
बाइसेक्टर, तीनों भुजा लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु सर्कम सेंटर कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कोई भी यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वह बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। द पॉइंट वेयर ऑल थ्री साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर, देन दिस पॉइंट विल बी सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर का मतलब यह है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु सर्कम सेंटर कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि कोई भी एक ये ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इस साइड ए बी साइड का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, मतलब ये 90 डिग्री का कोण भी बनाया और दो बराबर भागों में कर दिया। इस बीसी साइड का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, मतलब 90 डिग्री का कोण भी बनाया और दो बराबर भागों में बांट दिया। इस साइड एससी का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, मतलब 90 डिग्री का कोण भी बनाया और दो बराबर भागों में बांट दिया। और ये तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं यह बिंदु कहलाता है सर्कम सेंटर, परिकेंद्र। सर्कम सेंटर, परिकेंद्र। इस बात को याद रखना दोस्तों कि किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु सर्कम सेंटर कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। मेरी बात से एग्री हो? यदि मेरी बात से एग्री हो, अब हम बात करते हैं कि सर्कम सेंटर पे कोई भी एंगल बनेगा तो वो एंगल हम कैसे बनाएंगे। सर्कम सेंटर पे कोई भी कोण बनेगा वो कैसे बनेगा। दोस्तों मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी एक ये ट्राइंगल है, फिर हम चलेंगे, एक ये ट्राइंगल है एबीसी, ये एबीसी ट्राइंगल है, ठीक है। आप ये बताओ कि ये एबी साइड है, इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लूं, ये बीसी है, इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लूं, और ये एससी है, इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं ले लूं, और ये तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? सर्कम सेंटर। आप मुझे बताओ कि तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीनों भुजा लंब समद्विभाजक इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये पॉइंट इस साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो होगा ये ओ पॉइंट। अब यदि आप ओ से सी को मिला देते हो, ओ से सी को मिला दिया, ओ से बी को मिला देते हो और ओ से ए को मिला देते हो, मुझे ये बताओ कि क्या ओ बी बराबर ओ सी होगा क्या? अभी अभी हमने पढ़ा है कि साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भुजा लंब समद्विभाजक पर कोई भी बिंदु है उसकी दोनों वर्टेक्स से दूरी बराबर होगी। मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये साइड ए सी है, ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस पर पॉइंट ओ है, क्या इस पॉइंट ओ से इस वर्टेक्स ए और वर्टेक्स सी की दूरी बराबर होगी क्या? क्या ओ सी बराबर ओ ए बोल सकते हैं क्या? मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक ए ओ बी एक ट्राइंगल है, इस ए ओ बी ट्राइंगल में ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस ए बी साइड का, इस पर पॉइंट ओ है, क्या ओ ए बराबर ओ सी होगा? तो आप बता सकते हो कि ओ ए बराबर ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा? ओ सी। एग्री हो मेरी बात को? यदि मेरी बात से एग्री हो तो दोस्तों आप एक चीज बताओ कि क्या इसको सेंटर मान लिया मैंने, इसको सेंटर मान लिया, आपको पता है ओ ए ओ बी और ओ सी तीनों बराबर हैं और इसको सेंटर मान लिया, इसको सेंटर मानकर मैं सर्कल बनाऊंगा तो क्या वो सर्कल इसके तीनों वर्टेक्स से होकर गुजरेगा क्या? क्योंकि ये और ये बराबर हैं, इसको सेंटर मानकर मैंने सर्कल बनाया तो क्या वो सर्कल तीनों वर्टेक्स से होकर गुजरेगा? तो आप कहोगे बिल्कुल गुजरेगा। आपने देखा कि ये जो OA है, ये OA क्या है? ये सेंटर है, ये केंद्र है, इस बार वाले सर्कल के लिए, वर्त के लिए सेंटर है, और ये सरकमफेरेंस है, ये परिधि है। आपने देखा कि सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच की दूरी है ये OA, और केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच की दूरी रेडियस कहलाती है। तो क्या बार वाले सर्कल की ये रेडियस आ गई क्या? ये OB भी बार वाले सर्कल की रेडियस है क्या? क्या ये OC भी बार वाले सर्कल की रेडियस है क्या? तो मैं कह सकता हूं OA बराबर OB बराबर OC बराबर क्या होगा? कैपिटल R परिवर्त की त्रिज्या। तो याद रखना, आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या OA OB और OC तीनों बराबर हैं क्या, और O जो है वो सर्कम सेंटर परिकेंद्र है क्या? तो आप ये कह सकते हो कि परिकेंद्र की त्रिभुज के तीनों शीर्ष जो हैं, तीनों वर्टेक्स जो हैं, इन तीनों वर्टेक्स से जो दूरी है वो बराबर होती है। परिकेंद्र की, सर्कम सेंटर की त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स, तीनों शीर्ष से दूरी बराबर होती है, और ये बराबर दूरी इस परिवर्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, परिकेंद्र की, सर्कम सेंटर की त्रिभुज के तीनों शीर्ष से दूरी बराबर होती है, और ये बराबर दूरी परिवर्त की बार वाला जो सर्कल है इसकी त्रिज्या कहलाती है, जिसको हमने कैपिटल R नाम दे दिया है। एसएससी सीपीओ के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी बिंदु की त्रिभुज के तीनों शीर्ष से दूरी बराबर हो, किसी बिंदु की
वो बिंदु क्या कहलाएगा? पहला ऑप्शन था इन सेंटर, दूसरा ऑप्शन था सरकम सेंटर, तीसरा ऑप्शन था ग्रेविटी सेंटर गुरुत्व केंद्र, और चौथा ऑप्शन था सेंट्रोइड या चौथा ऑप्शन था ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र। चार ही तो सेंटर होते हैं, तो चारों दे रखे थे। तो याद रखना कि वर्टेक्स से जिस पॉइंट की दूरी बराबर हो, त्रिभुज के अंदर कोई पॉइंट है उसकी वर्टेक्स शीर्ष से दूरी बराबर है तो वो पॉइंट सरकम सेंटर कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने कल की क्लास और उससे पहले वाली जो क्लास थी लेसन नंबर 7 लेसन नंबर 6 में मैंने बताया था कि इन सेंटर में क्या होता है कि इन सेंटर की त्रिभुज की तीनों साइड से दूरी बराबर होती है और सरकम सेंटर की त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स से दूरी बराबर होती है। इस बात को हमेशा याद रखना। यदि ये बात आपकी क्लियर है, हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखो हमारा अगला पॉइंट क्या है, रेडियस कैसे निकालते हैं वो मैं आगे बताऊंगा आपको। देखो दोस्तों, लेकिन हमने परिकेंद्र पर बने कोण नहीं पढ़े थे, तो ये हमें पहले पढ़ना है। परिकेंद्र पर बने कोण, एंगल मेड ऑन सरकम सेंटर, कि जो भी सरकम सेंटर है उस पर जो एंगल बनता है उस एंगल को हम कैसे निकालेंगे। तो देखो बड़ा आसान है, ये कोई भी एक ट्राइंगल है दोस्तों और इस ट्राइंगल का नाम है एबीसी। एबीसी एक ट्राइंगल है, ये ए बी साइड है, एक इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया और इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, और तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है? सरकम सेंटर। तो ये सरकम सेंटर परिकेंद्र। आपने ओ से बी को मिला दिया और ओ से ए को मिला दिया। ये बात बिल्कुल आपकी क्लियर कर दी है मैंने कि ओ ए और ओ बी बराबर होंगे। अब आप ट्राइंगल ए ओ बी को देखो, ट्राइंगल ए ओ बी में ये बात मैं पहले सिखा चुका हूं कि कोई भी एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में यदि दो साइड बराबर हैं तो इसके सामने का यदि ये एंगल x है तो इसके सामने का ये एंगल भी क्या होगा? x, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। यदि ये बात आपको समझ ली है, आपने पहले के चैप्टरों में मैंने जो बताई है, यदि कोई भी स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो वो पुराना वीडियो जरूर देखे। तो आप ये बताओ ए ओ बी ट्राइंगल में ये ओ बी और ओ ए बराबर हैं, तो इसके सामने का ये एंगल यदि x है तो इसके इस साइड के सामने का ये एंगल भी x होगा क्या? बिल्कुल होगा। अब आप दोस्तों एक चीज बताओ मुझे कि कोई भी एक ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये एंगल x है, ये एंगल भी x है, आप इस साइड को ऐसे आगे बढ़ा देते हो तो ये एक्सटर्नल एंगल बनेगा, ये बाह्य कोण बनेगा। तो किसी भी ट्राइंगल में एक साइड को आगे बढ़ाने पर जो एक्सटर्नल एंगल बनता है, ये एक्सटर्नल एंगल इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये x है, ये x है, तो ये क्या होगी? 2x। क्या पहले बता चुके हैं? ये पहले यदि आपने डिस्कस कर ली है, ये बात पहले आपने यदि समझ ली है, तो फिर अब आप यहां पे क्या कहोगे दोस्तों कि ए ओ बी ट्राइंगल में ये आगे बढ़ी हुई साइड होगी, तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा? इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के बराबर। तो x और x ये कितना होगा? 2x। एग्री हो? इसी तरीके से आप O और C को मिला देते हो, तो ये वाला जो ट्राइंगल है कौन सा? ट्राइंगल AOC। ट्राइंगल AOC में OC और OA बराबर हैं, तो इस OA के सामने का एंगल यदि ये मैं y मान लेता हूं तो इसके सामने का एंगल ये भी क्या होगा? y। अब आप देखो ये y है, ये y है। अब ये जो ट्राइंगल है AOC जो ट्राइंगल है, AOC जो ट्राइंगल है, इसमें इस साइड को आगे बढ़ाया तो क्या ये एंगल y प्लस का y 2y के बराबर आएगा? बिल्कुल आएगा। अब मैं कहूं कि O क्या है तो आप कहोगे O सरकम सेंटर है, परिकेंद्र है। तो BOC को क्या बोलूंगा कि परिकेंद्र पर बना हुआ कोण। BOC मतलब B से शुरू हुआ है, O पर बना है और C पर खत्म हुआ है। तो इस BOC को आप क्या लिखोगे? आप कहोगे ये जो BOC है ये परिकेंद्र पर बना हुआ कोण है। BOC को क्या लिख सकता हूं? ये 2x और ये 2x ऐसे लिख सकता हूं। तो 2x प्लस का 2x, तो मैंने 2 बार कॉमन ले लिया, तो क्या x प्लस y लिख सकता हूं दोस्तों। अब आप इस पूरे ट्राइंगल को देखो, इस पूरे ट्राइंगल में एंगल ए किससे मिलकर बना है? x प्लस वाई से मिलकर बना है। तो क्या x प्लस वाई की जगह मैं एंगल ए लिखूं? एंगल ए लिख सकता हूं या BAC लिख सकता हूं, क्योंकि BAC का मतलब भी तो एंगल ए ही है। तो क्या BOC इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल BAC। क्या हमें ये बात समझ में आई आप लोगों को? यदि ये बात समझ में आई तो इस बात को ध्यान रखना कि कोई भी ट्राइंगल में यदि ये सरकम सेंटर है, ये परिकेंद्र है, तो इस पर जो एंगल बनेगा इसका अपोजिट एंगल ए है, तो अपोजिट एंगल का दुगुना होगा। कैसे याद रखना है मैं आपको अभी बताऊंगा। ये पॉइंट आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से यदि क्लियर हो चुका है तो हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखो दोस्तों, यदि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं
मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी सरकम सेंटर है, किसी भी त्रिभुज का कोई सरकम सेंटर है, परिकेंद्र है, तो उस सरकम सेंटर पर जो एंगल बनता है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। कोई भी एक त्रिभुज है, कोई भी एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को ABC नाम दे दिया है, वो इसका सरकम सेंटर है, तो एंगल BOC कितना होगा, तो आप कहोगे सर BOC का अपोजिट एंगल A है, तो एंगल BOC इज इक्वल टू क्या होगा, 2 ऑफ अपोजिट एंगल का दुगुना। ए को और ओ को मिला देता हूं, मैं कहूं अब एंगल AOC कितना होगा, तो आप कहोगे सर AOC जो है वो एंगल B का दुगुना हो जाएगा, क्योंकि इसका अपोजिट एंगल क्या है B। मैं कहूंगी एंगल AOB बराबर क्या होगा, एंगल AOB इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहोगे इसका अपोजिट एंगल C है, तो 2 ऑफ एंगल C बन जाएगा। तो ध्यान रखना इस बात को कि परिकेंद्र पर जो भी कोण बनता है वो अपोजिट एंगल का दुगुना होता है। दोस्तों सरकम सेंटर परिकेंद्र के बारे में 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। सरकम सेंटर होता क्या है, परिकेंद्र क्या होता है, तो आप बताओगे कि किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु सरकम सेंटर कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। फिर कोई आपको पूछे कि सरकम सेंटर की त्रिभुज के सरकम सेंटर की परिकेंद्र की उसके तीनों वर्टेक्स से दूरी बराबर होती है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल बराबर होती है। परिकेंद्र की त्रिभुज के तीनों सिर से दूरी बराबर होती है और इस बराबर दूरी को हम परिवर्त की त्रिज्या कहते हैं। अगला पॉइंट मैंने आपको यह बताया है कि परिकेंद्र सरकम सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना होगा, तो आप कहोगे सरकम सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो अपोजिट एंगल का दुगुना होगा। मेरी बात से एग्री हो। हमने 3 पॉइंट क्लियर किए हैं सरकम सेंटर के। मेरा विश्वास है कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, इस बात को याद रखना भाई, ठीक है। चलो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि परिवर्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे। सरकम सेंटर की सरकम सर्किल जो बाहर सर्कल बना है, जो परिवर्त बना है, उसकी रेडियस हम कैसे निकालेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं बताऊंगा आया कैसे। कोई भी त्रिभुज है, इसको ABC नाम दे देते हैं। इस ABC त्रिभुज में A के सामने की साइड स्मॉल a, B के सामने की साइड स्मॉल b और C के सामने की साइड स्मॉल c। तो इसमें परिवर्त की त्रिज्या निकालनी है, तो परिवर्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर क्या होगा, इन तीनों साइडों का गुणनफल करना होगा अपॉन में 4 इंटू में एरिया ऑफ ट्राइंगल करना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। मतलब कोई भी एक त्रिभुज आपको दे रखा है, उस त्रिभुज में उसकी तीनों साइड दे रखी हैं और आपको परिवर्त की त्रिज्या निकालनी है। तो पहले तो आपको क्या करना होगा कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, फिर आप उन तीनों साइड को गुणा करके और क्षेत्रफल को 4 से गुणा करके आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास परिवर्त की त्रिज्या निकल के आएगी। ये कैसे आया है ये मैं अभी डिस्कस करूंगा, और मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि क्या सभी ट्राइंगल में हम इसी फॉर्मूले से काम करेंगे या फिर किसी ट्राइंगल में कोई दूसरा शॉर्ट फॉर्म भी बन सकती है क्या, हम इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन पहला मेन पॉइंट ये है कि परिवर्त की त्रिज्या निकलती कैसे है, तो तीनों साइड को मल्टीप्लाई करके और 4 इंटू में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के हम परिवर्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं। मेरा विश्वास है कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अब मैं डिस्कस करता हूं कि ऐसा हमने कैसे सोचा है, ठीक है। चलो देखो दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कि ये परिवर्त की त्रिज्या निकल के कैसे आई है। देखो कोई भी एक त्रिभुज है ABC एक ट्राइंगल है, ABC एक त्रिभुज है। पहले तो मुझे ये बताओ कि जैसे मैंने इस साइड का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, इस साइड का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया और इस साइड का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, और तीनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो सरकम सेंटर होगा। B को O से मिला दिया, A को O से मिला दिया और O से C को मिला दिया। O हमारा सरकम सेंटर परिकेंद्र है। अब मुझे बताओ दोस्तों कि यदि ये एंगल A है तो क्या ये पूरा एंगल 2A होगा क्या? यदि ये एंगल A है तो क्या पूरा 2A होगा क्या? परिकेंद्र पर बना हुआ कोण अपोजिट एंगल का दुगुना होता है। आप ये बताओ कि और कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं लगाए हम, आप सिर्फ ये देखो कि एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है। आपके सामने इस तरह से 2 ट्राइंगल हैं। थोड़ी देर पहले हम प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों में कॉमन है, ये बराबर ये है, ये 90 डिग्री है। इसका मतलब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, मतलब सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, मतलब इनके सारे अंग एक समान हैं। कोई भी 2 त्रिभुज यदि कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है, तो इसका मतलब उनकी साइड भी बराबर हो जाएंगी और उनके कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो दोस्तों मुझे बताओ कि क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं क्या सर्वांग समता के आधार पर? क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं क्या? तो आप बिल्कुल कहोगे कि ये दोनों बराबर हैं। किसके आधार पर? सर्वांग समता के। तो ये 2a है, ये 2a है, तो ये a है, तो ये 2a है। 2a है, मुझे पता है ये दोनों यदि बराबर हैं सर्वांग समता के आधार पर, ये दोनों यदि बराबर हैं, तो यदि मैं इस छोटे से एंगल को देखना चाहूं कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये पूरा 2a है, तो इसको a लिख दो,
कोई दिक्कत? सर्वांग समता के आधार पर, ऐसे मत सोचना ये है तो ये कैसे होगा। सर्वांग समता पे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। पूरा 2a है तो ये भी a और ये भी a। अब मुझे एक चीज बताओ कि क्या ये रेडियस है, परिवर्त की त्रिज्या है। अब हमने ये भी डिस्कस किया है कि एंगल ए के सामने की साइड को यदि हम स्मॉल a लेते हैं और ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये a/2 होगी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल a/2 होगी। अब मैं बात करूं कि इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल ए है, एंगल ए के सामने की साइड a/2 है, 90 डिग्री सामने की साइड हाइपोटेनस कहलाती है। तो मैं ऐसा लिखूंगी साइन ए बराबर इस वाले ट्रायंगल के लिए। दोस्तों ध्यान देना, मैं इसको मार्क कर देता हूं। इस वाले ट्रायंगल के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि इस ट्रायंगल के लिए जो साइन ए है, ये एंगल ए है, तो साइन ए बराबर क्या होगा? साइन किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तो ए पर काम कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर क्या होगा? a/2 और हाइपोटेनस क्या है? 90 डिग्री सामने की साइड, तो कैपिटल R। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि साइन ए इज इक्वल टू a/2r लिख सकता हूं? कोई दिक्कत है भाई? यदि कोई दिक्कत आपको नहीं है, अब मैं 2r को इधर भेज दूं और साइन ए को इधर भेज दूं, तो क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या कि a/sin a इज इक्वल टू 2r, ऐसा लिख सकता हूं क्या? ये याद रखना, अभी हम जब रेडियस निकालेंगे उस टाइम पे ये बात हमारे बहुत काम में आने वाली है कि a/sin a इज इक्वल टू आप 2r लिख सकते हो। यदि आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ें कि a/sin a इज इक्वल टू 2r। दोस्तों a/sin a इज इक्वल टू 2r है, a/sin a इज इक्वल टू 2r है, तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि फिर तो b/sin b बराबर भी 2r होगा और c/sin c बराबर भी 2r होगा। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या कि a/sin a इज इक्वल टू b/sin b, क्योंकि ये सब तो बराबर हैं दोस्तों, इज इक्वल टू c/sin c इज इक्वल टू 2r होगा। फिर तो ये सारा ही बराबर होगा भाई। a/sin a इज इक्वल टू 2r है तो b/sin b इज इक्वल टू 2r होगा और c/sin c इज इक्वल टू 2r होगा। तो ये भी एक तरीके से परिवर्त की त्रिज्या निकालने का एक फॉर्मूला बन जाता है कि जैसे कोई भी एक त्रिभुज है, कोई भी एक ट्रायंगल है, ABC मैं नाम देता हूं। इस ABC ट्रायंगल में ये एंगल B आपको दे रखा है 30 डिग्री और इसके सामने की ये साइड दे रखी है आपको 5, ये साइड 5 दे रखी है। अब पूछ लिया कि इस त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। मैंने आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा है कि कोई भी एक ये ट्रायंगल है, इसमें एंगल बी दे रखा 30 और ये दे रखा 5। आपको पूछ लिया कि इसकी रेडियस बताओ, तो क्या आप ऐसा कह सकते हो क्या कि 5/sin 30? क्या आप ऐसा कह सकते हो कि 5/sin 30 इज इक्वल टू 2r, 5/sin 30 इज इक्वल टू 2r होगा? मुझे ये बताओ कि 5/sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, 1/2 में 2 ऊपर चला जाएगा तो 5 × में 2 इज इक्वल टू 2r होगा। तो मैं यदि इसको कट करूं तो मैं इस तरीके से r की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना, यदि किसी भी त्रिभुज में आप ऐसा, क्योंकि ये जो साइन फॉर्मूला है और साइन फॉर्मूले का ये जो फॉर्मेट हमने तैयार किया है, हम इस फॉर्मेट से किसी भी त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक और मैं एग्जाम्पल बता देता हूं आप लोगों को। देखो, आप लोगों को एक और एग्जांपल बता देता हूं कि कोई भी एक ये ट्रायंगल है, इसमें दे रखा आपको ये 60 डिग्री और ये साइड आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। आपको पूछ ले परिवर्त की त्रिज्या बताओ, तो आप क्या लिखोगे? मतलब इसके सामने का एंगल ये है तो 10/sin 60 इज इक्वल टू 2r लिख दिया। 2 से इसको कैंसिल कर दिया 5 बार। sin 60 की वैल्यू √3/2 तो 5/√3/2 और 2 ऊपर चला गया, तो इसका मतलब r बराबर क्या हो गया? तो आप कह सकते हो r इज इक्वल टू क्या होगा? 2 ऊपर चला जाएगा तो 10/√3, मतलब आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो ध्यान रखना कि किसी भी त्रिभुज में यदि एक एंगल दे रखा है और उस एंगल के सामने की साइड दे रखी है और आपको परिवर्त की त्रिज्या निकालनी है, तो आप इस तरीके से परिवर्त की त्रिज्या निकाल सकते हो। लेकिन मेरा ये पॉइंट नहीं था, हम साइन फॉर्मूले को बीच में नहीं लेकर आएंगे। हमारा पॉइंट ये था कि हम सर्कम सर्किल की परिवर्त की रेडियस हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि उसमें ये पॉइंट हमारे काम में आने वाले हैं दोस्तों, इसलिए हमने इसको पहले डिस्कस किया है। इसी तरीके से हम लोग क्लास में सारी चीजें करते हैं, इसी तरीके से मैंने यहां बताने की कोशिश की है आपको। तो देखो, आप ये बताओ कि ये एंगल ए है, बी के सामने की साइड स्मॉल बी, सी के सामने की साइड स्मॉल सी। मैं कह दूं कि एंगल ए दे रखा है, तो आप इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी तो ऐसे निकल जाएगा, बी दे रखा है, सी दे रखा है, एंगल ए दे रखा है, तो 1/2
BC और इंटू साइन A, ऐसे एरिया निकाल दोगे। सीखा है हमने, थोड़ी देर पहले ही सीखा है। तो चलो अब मुझे ये बताओ दोस्तों कि क्या मैं यहाँ पे इस वाले में क्या हम ऐसा लिखा था क्या हमने थोड़ी देर पहले कि साइन A इजिकल टू क्या होगा A/2 अपॉन में R, तो क्या A अपॉन में 2R बनेगा? ये लिखा था दोस्तों, ये लिखा था। यदि ये लिखा था हमने थोड़ी देर पहले, इस वाले में यदि साइन A के सामने की साइड परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस क्या R, तो A अपॉन में 2 और अपॉन में R, A/2 था ना इसलिए अपॉन में 2 आ गया है। तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो डेल्टा इजिकल टू 1/2 इंटू BC और साइन A की जगह लिख दिया मैंने इंटू A अपॉन में 2R, ऐसा ही बनेगा। ठीक है, मेरी बात से एग्री हो? ऊपर वाले को लिखूंगा तो ये कितना होगा ABC और नीचे होगा 4R, और ये इधर आ गया क्योंकि मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि 4R इजिकल टू क्या होगा ABC अपॉन में डेल्टा, नीचे चला गया डेल्टा। अब मुझे R की वैल्यू निकालनी है, तो R इजिकल टू ABC अपॉन में 4 इंटू में डेल्टा, डेल्टा का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या हमें यही प्रूव करना था क्या? और ये हमने प्रूव कर दिया है। मेरी बात को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, जब कभी भी हमें किसी भी ट्राइंगल का एक एंगल दे रखा है और उसके सामने की साइड दे रखी है, परिवर्त की त्रिज्या निकाल दे, तो हम क्या करेंगे उस तरीके से जो पहला एग्जांपल दिया था कि A अपॉन में साइन A इजिकल टू 2R से निकाल सकते हैं। दोस्तों अब हमें प्रूव करना था कि परिवर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला जो हमने लिखा था ABC अपॉन में 4 इंटू में डेल्टा, ये कैसे आया है, तो ये हम प्रूव कर चुके हैं। मेरा विश्वास है कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। यदि ये समझ में आ गया है, अब हम आगे चलते हैं। अब बात यह है कि प्री केंद्र की स्थिति, स्थिति का मतलब क्या है कि पोजीशन, मतलब कौन से ट्रायंगल में सरकम सेंटर कहां पर बनेगा, कौन से ट्रायंगल में सरकम सेंटर कहां पर बनेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों आपसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल की। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मैं पहले ही बता चुका हूं कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। न्यून कोण त्रिभुज कोई भी एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। कोई भी एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये एक ABC एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री से कम है। आप यहां से साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लोगे, इस साइड का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लोगे और इस साइड का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लोगे, तो ये त्रिभुज के अंदर ही तो प्रतिच्छेद हो जाएंगे ना, ये इंटरसेक्ट ट्रायंगल के अंदर ही तो होंगे। तो आप कह सकते हो कि यदि तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अंदर यदि प्रतिच्छेद हुए हैं, अंदर इंटरसेक्ट हुए हैं, तो इसका मतलब जो सरकम सेंटर बनेगा वो त्रिभुज के अंदर ही बनेगा, क्योंकि जहां पे तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट हो गए हैं तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तो तीनों अंदर ही हो जाएंगे। दूसरा मैं बात करता हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं समकोण त्रिभुज। ये थोड़ा सा अच्छा है और इससे हम एक फॉर्मूला भी निकालेंगे। आप ये बताओ कि कोई भी एक एंगल, वो कोई भी एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये ट्रायंगल क्या कहलाएगा, तो आप कहोगे राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 ये C है, 90 डिग्री के सामने की साइड क्या कहलाती है, तो आप कहोगे हाइपोटेन्यूस कहलाती है। अच्छा, एक लाइन यहाँ से खींची, यहाँ से कोई लाइन आई जिसने इस साइड को दो बराबर भागों में बांट दिया, तो ऐसे आएगी और 90 डिग्री का कोण। यहाँ से कोई हमने खींचा है तो वो ऐसे आया है, ठीक है, यहाँ से खींचा है तो वो ऐसे आएगा, ठीक है। और मुझे ये बताओ कि यदि ये AC है, इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लूंगा तो ऐसे आएगा। इसका मतलब साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है ये मिड पॉइंट बन गया है। तो मुझे ये बताओ दोस्तों कि क्या इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या ये मिड पॉइंट है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल मिड पॉइंट है। यदि क्योंकि ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना, ये लाइन जो है साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो एक तरीके से मिड पॉइंट ही है। तो आप कह सकते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सरकम सेंटर बनेगा, जो प्री केंद्र बनेगा, वो हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पर बनेगा। यदि हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है दोस्तों, तो क्या ये और ये दोनों बराबर हैं, और क्या ये भी बराबर होगी क्या, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सरकम सेंटर की प्री केंद्र की त्रिभुज के तीनों सिर से दूरी बराबर होती है। तो O की यहां से तक OA की डिस्टेंस, O से C की डिस्टेंस और O से B की डिस्टेंस बराबर होगी क्या, तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या कि OA बराबर OB बराबर OC, क्या ये बराबर होंगी। और मुझे ये बताओ कि ये मिड पॉइंट है, ये पूरा हाइपोटेनियस था, तो क्या इस मिड पॉइंट का ये मिड पॉइंट जो है ये इस पूरे हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है, तो क्या मैं इस टुकड़े को ऐसा लिख सकता हूं क्या कि ये कर्ण जो है ना, हाइपोटेनियस जो है इसका आधा है, ये
ये वाला टुकड़ा हाइपोटेनियस का आधा है, तो ये बराबर ये तीनों बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि OA बराबर OC बराबर OB, ये क्या कहलाएगी, परिवर्त की त्रिज्या। तो परिवर्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूं, आप इस पॉइंट को ध्यान रखना कि राइट एंगल ट्राइंगल में परिवर्त की त्रिज्या कैसे निकाली जाती है। आप सीधा सीधा हाइपोटेनियस कर्ण का आधा कर देना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हाइपोटेनियस का हाफ कर देना, तो डायरेक्ट आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल में समकोण त्रिभुज में परिवर्त की त्रिज्या निकल जाएगी। एक्यूट एंगल ट्राइंगल मतलब कोई भी नॉर्मल ट्राइंगल में तो परिवर्त की त्रिज्या कैसे निकलती है, R इजिकल टू तीनों साइड को मल्टीप्लाई करो अपॉन में 4 इंटू में एरिया करो। लेकिन यदि राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए तो आपके लिए यह आसान बन जाएगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में परिवर्त की त्रिज्या निकालने के लिए कुछ भी यूज नहीं करना। पहली बात तो इसमें यह पूछ ले कि सर्कम सेंटर कहां बनेगा, समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर कहां बनेगा, तो आप कहोगे कि कर्ण के मध्य बिंदु पर बनेगा, कर्ण के मध्य बिंदु पर बनेगा। यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज में सर्कम सेंटर कहां बनेगा, तो आप ये कह सकते हो कि कर्ण के मध्य बिंदु पर बनेगा। आपसे यह भी पूछ सकता है कि समकोण त्रिभुज में जो परिवर्त है उस परिवर्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो आप कह सकते हो कि हाइपोटेनियस का हाफ कर देंगे, कर्ण का आधा कर देंगे, सीधा निकल जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यह जरूरी है कि आपको यह जरूर पहचान होनी चाहिए कि कौन सा एंगल न्यून, कौन सा ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। और ये पहचान यदि आपको करनी है तो आपको लेसन नंबर 1 या लेसन नंबर 2 देखना होगा, जिसमें मैंने ट्राइंगल की पहचान करना, ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तीसरा हमें ये बताना है भाई एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर कहां बनता है, तो ट्राइंगल के अंदर। राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज में सर्कम सेंटर कहां बनता है, तो आप कहोगे कर्ण हाइपोटेनियस के मध्य बिंदु पर। अब मैं बात करूं कि ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल यदि है, ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल अधिकोण त्रिभुज है, उसमें सर्कम सेंटर कहां बनेगा। ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल जो है अधिकोण त्रिभुज है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। अभी थोड़ी देर में हम क्लास आज की खत्म कर देंगे, थोड़ा सा आप लोगों को इंटरेस्ट लेना है, 2 मिनट की बात और है। मैं पोजीशन बता रहा हूं कि सर्कम सेंटर कहां कहां पे बना है। तो देखो दोस्तों, अब हमें बताना है कि ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल है, अधिकोण त्रिभुज है। अधिकोण त्रिभुज क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, तो वो ट्राइंगल ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। तो नॉर्मली अधिकोण त्रिभुज की हम बात करें, अधिकोण त्रिभुज की हम बात करें, ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल की, ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल, तो आप ये बताओ कि ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल का नॉर्मल डायग्राम ऐसे बनता है। ये ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, सीधा नहीं बना गया ये, चलो कोई नहीं, हटा देते हैं, दोबारा बना देते हैं। ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल का नॉर्मली डायग्राम ऐसे बनता है। ये एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 होता है तो सीधा हो जाता है, तो 180 से कम है। ABC एक ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल है। आप मुझे ये बताओ कि ये जो साइड AB है, इसका मैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे तो ऐसे सीधा जाएगा और 90 डिग्री दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। ऐसे इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लें तो ऐसे सीधा जाएगा और इस साइड को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। और इस साइड का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लें तो चाहे इधर लाइन नीचे लाइन, चाहे वो ऊपर लाइन तो ऐसे लेके जा सकते हैं। तो मुझे बताओ कि ये इस साइड का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये जो है वो इस साइड का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये जो है ये इस AC साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे मिले हैं, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा, ये सर्कम सेंटर कहलाएगा। बस आपको इतना बताना है कि सर्कम सेंटर कहाँ बनेगा। तो आप ये बताओ दोस्तों, कहाँ बना है इसमें सर्कम सेंटर, तो आप बताओगे आउटसाइड। कहाँ बना है, आउटसाइड, मतलब त्रिभुज के बाहर बना है। बस इस बात को याद रख लेना। ये नॉर्मल आप यदि डायग्राम सही बनाओगे तो हो सकता है स्केल वगैरह से बनाओ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों, एक्यूट एंगल ट्राइंगल न्यून कोण त्रिभुज में सर्कम सेंटर कहां बनता है, त्रिभुज के अंदर। राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज में सर्कम सेंटर कहां बनता है, तो आप कहोगे कि हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पर, कर्ण के मध्य बिंदु पर। और ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल अधिकोण त्रिभुज में सर्कम सेंटर कहाँ बनता है, तो आप कहोगे कि बाहर की तरफ बनता है। आज के लिए जो मैंने पॉइंट डिस्कस किए हैं वो उन पॉइंटों को ध्यान रखना। साइन फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है, ट्राइंगल का एरिया निकालना हमने डिस्कस किया है, उसके बाद में सर्कम सेंटर हमने बनाया है। सर्कम सेंटर की तीनों वर्टेक्स से दूरी बराबर होती है। सर्कम सेंटर के पर जो कोण बनता है वो अपोजिट एंगल का दुगुना होता है। सर्किल बाहर जो वर्त बना है उसकी
रेडियस निकालनी हो तो उसकी रेडियस कैसे निकालते हैं, नॉर्मली तो ABC अपॉन में 4 इंटू में एरिया ऑफ ट्राइंगल से निकलती है, और यदि राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसकी रेडियस कैसे निकलेगी, सीधा सीधा हाइपोटेनियस का हाफ कर देना। हाइपोटेनियस कैसे पहचानोगे ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लगातार बने रहिए चैनल से। यदि आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें, और लेकिन चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।